तो आज हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी के फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर की रिवीजन। इन दो लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या कहीं भी टोटल जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितने फोर्स लग रहे हैं, चाहे बेशक वो फ्रिक्शन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, यानी कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, उन सब का जो वर्क डन है उसको ऐड करके जो रिजल्टेंट आता है वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है उसके। यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस थ्योरम को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? वैसे तो ये ऑलवेज वैलिड है, लेकिन जहाँ हमें वेलोसिटी का केस दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रिलेटेड डाटा दिया हो, या फिर मान लो पोजीशन की इक्वेशन दी हो टाइम के साथ, तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर वहाँ हम इस थ्योरम को लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ एक स्प्रिंग के क्वेश्चन किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने एक स्प्रिंग को, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग को कंप्रेस करके और फिर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी जो कि मेन पोजीशन पे होगी। वो भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकाली थी। और उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम कंप्रेशन। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है तो उसमें तीन फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स तो कुछ ना कुछ होगा, स्प्रिंग फोर्स का तो वर्क डन है वो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो इस केस में हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो इनका कोई वर्क डन नहीं होगा। फोर्स तो होंगे, हालांकि वो तो लगेंगे। तो इसमें सिंपली हमें करना क्या है, फाइनल वेलोसिटी उसको जीरो पुट कर देना है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, इसमें हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, क्योंकि जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा उसके बाद उसमें कोई कंप्रेशन नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे और इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, तीन फोर्स लगेंगे। और उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम कंप्रेशन इन वर्टिकल स्प्रिंग। तो वर्टिकल स्प्रिंग में दो फोर्स लगेंगे, एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होगा स्प्रिंग फोर्स। और वर्टिकल स्प्रिंग में भी यही केस होगा, फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे। अब इसमें मतलब कि कुछ बच्चों को डाउट आता है कि वर्टिकल स्प्रिंग, जैसे मतलब कोई नीचे स्प्रिंग रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह कुछ भी है, उससे हम कोई मास रिलीज करते हैं या फिर कोई बॉल रिलीज करते हैं और फिर उसमें हम कंप्रेशन देखते हैं। तो इसमें मेरा भी डाउट था कि नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं लगा इसमें। तो इसमें स्प्रिंग पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा और मास पे भी लगेगा। जो ऊपर से हमने कोई बॉल या कोई मास रिलीज किया, वो जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेकिन वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा और वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हमने नॉर्मल फोर्स को कंसिडर नहीं किया इसमें एज ए इंटरनल फोर्स, और मतलब कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम सारे फोर्सेज का वर्क डन देखते हैं, लेकिन जितना एक पे पॉजिटिव होगा नॉर्मल का वर्क डन, उतना दूसरे पे नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से इसमें हम दो ही फोर्स का यूज करेंगे। जब वर्टिकल स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन देखते हैं तो दो फोर्स लगेंगे, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद हमने देखा इलोंगेशन इन स्प्रिंग। जैसे कोई वर्टिकल स्प्रिंग है मान लो, और उसके नीचे हमने कोई मास बांध रखा है, मतलब ये लटका रखा है एक टाइप से, तो अब इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है? तो जब हम उस मास को धीरे धीरे रिलीज करेंगे तब तो इलोंगेशन सिंपली होगा x इज इक्वल टू एम जी बाई के, यानी g ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और m मान लो उस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने उसके स्प्रिंग के नीचे बांध रखा था उसका मास है, और k स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट है। तो इसमें इलोंगेशन हो जाएगा, इलोंगेशन x इज इक्वल टू एम जी बाई के। और अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को जो हमने स्प्रिंग के नीचे लटका रखी थी उसको एकदम से रिलीज कर दिया तो वही सेम इलोंगेशन डबल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 mg बाई के। और इन दो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।